हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में हम एक चर्चा कर रहे हैं। तो आपके आधुनिक भारत के इतिहास में किसान, मजदूर और दलित, ठीक है, इन आंदोलनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और वास्तविक रूप से कहें तो ये जो टॉपिक है ना, ये जो पार्ट हैं, इनमें ऐसा कुछ खास है नहीं जो कोई घटनाक्रम हो। इसमें एक कहानी है, एक पूरी प्रक्रिया है कि किसानों के द्वारा आंदोलन किए गए और उनको ऐसे करके दबा दिया गया और इतने आंदोलन सफल होते हैं, इतने असफल आंदोलन होते हैं, ठीक है। तो इसका तो एक प्रकार से अध्ययन करना ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। इस प्रकार के जो कुछ टॉपिक होते हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 से 5 टॉपिक ऐसे शामिल किए जाते हैं, तो उनमें समझने जैसा कुछ होता नहीं खास तौर पर, ठीक है। उनमें अध्ययन करना ज़्यादा बेहतर होता है, उनको पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है बजाय पाठ को समझने से, ठीक है। तो कुछ अध्ययन के विषय भी है जो हैं वो एग्जामिनर के द्वारा डाले जाते हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम में डाले जाते हैं कि बच्चा उनका खुद ही अध्ययन करता है। लेकिन फिर भी हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से कौन सा आंदोलन, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या है, फिक्स हैं। किसान आंदोलन हुआ था या मजदूर आंदोलन हुआ था तो उनकी मांगे ये थी, ये आंदोलन तब हुआ था और मिल मजदूरों के द्वारा ऐसा ऐसा किया गया। ये प्राथमिक चीज़ें जो हैं वो सबकी निश्चित हैं। अब देखिए, इसमें जो मजदूरों का आंदोलन चल रहा था अपनी अपनी मांगों को लेकर, उसमें ट्रेड यूनियन का क्या होता है, उदय होता है, ठीक है। क्या होता है? ट्रेड यूनियन का उदय। अब ट्रेड यूनियन का उदय जो है इस समय होता है, लेकिन ट्रेड यूनियन के उदय के पीछे जो कारण थे वो क्या थे कि पहले क्या था, जो मजदूर वर्ग था वो बिना किसी नेतृत्व के ही आंदोलन किया करता था। लेकिन जब उनकी मांगें नहीं मानी जाती थी या फिर उनके आंदोलन को कुचल दिया जाता था या फिर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती थी, तो ये जो आंदोलन थे, ये जो हड़तालें थी, ये जो उनके स्ट्राइक करने का तरीका था, ये बहुत ही बेकार था, जिससे किसी को फ़ायदा नहीं होता था बल्कि नुकसान होते थे। जो लोग इन हड़तालों में शामिल होते थे उनके विरुद्ध कार्रवाई कारखाने या फिर उद्योग जगत के लोग करते थे। अब ट्रेड यूनियन का उदय हो गया। ट्रेड यूनियन के उदय से इनको जो फ़ायदे हुए वो ये हुए कि जो कंपनी हैं, जो कारखाने हैं, उनको इनकी बातें सुननी पड़ी, ठीक है। इसके अलावा संगठन का उदय हुआ। जब ट्रेड यूनियन बन गई तो यूनियन बन गई, तो उसमें क्या हुआ, मजदूरों के बीच संगठन का जो वो है वो निकल के आया। इसके अलावा जब संगठन बना तो संगठन का नेतृत्व उभरा, ठीक है। संगठन का नेतृत्व भी क्या हुआ, उभर के सामने आया। और अब संगठन जब बन गए तो उनका निश्चित काम होता था कि भाई देखो मजदूरों के साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो ये जो है वो संगठन देखा करते थे। इसके अलावा इसके बाद मजदूरों को अच्छी वेतन और सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाने लगी, ठीक है। वेतन और सुविधा मजदूरों को प्राप्त होने लगी, ठीक है। उनको मालूम था कि अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, कंपनी मालिकों को मालूम था, तो निश्चित ही ट्रेड यूनियन क्या करेंगी, हड़तालें करेंगी। अगर मान लीजिए 10 दिन की भी हड़ताल हो गई और 10 दिन कंपनी बंद रह जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कंपनी बंद हुई और कंपनी ने कहा भाई नए लोग आ जाओ, नहीं आ सकते ना, क्योंकि कंपनी में काम करना चीज़ अलग होती है। लेकिन बहुत सारे वर्कर ऐसे होते थे वो टेक्निकल वर्क भी करते थे, मशीनें चलाते थे या कोई कपड़ा बुनकर होते थे, तो हर कोई आदमी ये काम नहीं कर सकता था भाई किसी को लो हमारे कपड़ों को बुन दो, वो उनको ख़राब कर दे, कंपनी को लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए। इसलिए जब तक ये हड़तालें समाप्त नहीं होती थी तब तक ये आंदोलन क्या चलते थे और कंपनी जो है वो बंद पड़ी रहती थी। इसलिए कंपनी ने सोच लिया कि ट्रेड यूनियन की जो मांगे हैं उनको मान लिया जाए या फिर इनके साथ समझौता कर लिया जाए। अब जो समझौता होता था उससे किसी हद तक मजदूरों को कुछ ना कुछ लाभ जो है वो मिलता था बजाय ना मिलने के, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब देखिए आगे क्या होता है। इनके साथ राजनीतिक लोग जो हैं वो जुड़ने लग गए,
ठीक है, राजनीतिक लोग भी क्या हुए, इनके सपोर्ट में आने लग गए। देखिए जब यूनिटी होती है तो बाहर के लोग भी आपकी बात जो होती है वो सुनते हैं। अब देखिए सबसे अच्छा मैं उदाहरण दूं तो 1918 में अहमदाबाद का जो मिल मजदूर आंदोलन हुआ था उससे कौन जुड़े थे, महात्मा गांधी जुड़े थे। 1918 के मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन को महात्मा गांधी का सहयोग मिला। महात्मा गांधी का क्या मिला, सहयोग इस मिल मजदूर आंदोलन को मिला। और आप लोग सोच लो महात्मा गांधी का सहयोग जब इस मिल मजदूर आंदोलन को मिल गया तो कितनी तादाद में लोग जो है वो वहाँ पे इकट्ठे हो गए और कंपनी का जो मालिक था उसको इन जो मजदूर लोग थे, जो मिल मजदूर थे की जो बातें थी वो क्या करनी पड़ी, माननी पड़ी। ठीक है, जो मिल मजदूर थे इनकी जो बातें थी वो इनको माननी पड़ी बाध्य होकर, क्योंकि मजदूरों के साथ जनसमूह था, मजदूरों के साथ जनसमूह था। और आप लोग जानते हो जब जनसमूह साथ होता है तो हर कोई आदमी डरता है भाई कहीं आग बाग लगा दे कंपनी में, कंपनी नहीं रहेगी तो किस बात का समझौता। ठीक है, तो 1918 में महात्मा गांधी के सहयोग से ये क्या किया गया था, इसमें महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था और ये जो हड़ताल है वो क्या हुई थी, कायम हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद मिटाएं इसको। इसके बाद एक नया संगठन उभर के सामने आया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो उभर कर सामने आता है। अब देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जो ये अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ कांग्रेस की क्या की गई, रचना की गई। ठीक है, अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ, अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है, जब इसकी स्थापना की गई तो कांग्रेस जो है वो क्या करना चाहती थी, इसके पीछे मकसद जो था वो था कि उग्रवादी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना। उग्रवादी जो प्रवृत्ति है इस पर क्या, अंकुश लगाना। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जानते हो कि महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे, पूंजीवादी के विरोधी भी थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी बात जो है वो सही तरीके से किसी के सामने वो बात रखी जाए और वो बात वो सही तरीके से समझे और फिर उस बात को माने भी। ठीक है, ये क्या था, उद्देश्य था। तो देखिए होता क्या है आगे, जब इसकी स्थापना कर दी जाती है 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की क्या की गई, स्थापना की गई। ये कब की गई थी, 1920 की मैं बात आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, और 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कहाँ हुई, मुंबई में संपन्न हुआ था। लाला लाजपत राय, कहाँ पे, बम्बई में। ठीक है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बम्बई में ये क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, और आगामी जितने भी आंदोलन हुए थे
वो इसी के नेतृत्व में हुए और इसको क्या मिला, एक प्रकार से सपोर्ट मिला, एक प्रकार से समर्थन जो है वो क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और जो मजदूर जो आंदोलन थे उनको गति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, गति प्राप्त होती है, क्योंकि उनको एक बड़े संगठन का सहयोग मिल गया। बड़े संगठन का क्या मिल गया, सहयोग मिल गया। बात समझ में आई। इसके आगे क्या होता है इसके बाद इसी संगठन के नीचे क्या हुए, फिर आंदोलन होने लगे, हड़तालें होने लगी और श्रमिक, मजदूर क्रांति, चिंगारी, ऐसे शब्दों का क्या होने लगा, इस्तेमाल होने लगा कि भाई श्रमिक हैं, मजदूर हैं तो क्रांति होगी, और क्रांति होगी तो चिंगारी उठेगी। ठीक है, तो ये जो आंदोलन थे उन्होंने क्या किया, बहुत ही बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया, क्योंकि इनकी मात्रा किस में होती थी, लाखों में होती थी, और ये किसी भी आंदोलन को भयंकर रूप देने के लिए पर्याप्त थे। ठीक है, इसके बाद 1924 में बंबई से सोशलिस्ट नाम की एक पत्रिका निकलने लगी। ठीक है, 1924 में कहां से, बंबई से, किस नाम की, सोशलिस्ट नाम की पत्रिका जो है इसका क्या किया जाने लगा, प्रकाशन किया जाने लगा। ठीक है, और इसमें क्या हुआ जो नीतियां हैं उनके बारे में लेखन किया जाने लगा, ताकि सभी लोग क्या हों, जागरूक हों, क्योंकि पत्रिकाओं के माध्यम से ही सभी नीतियों का क्या चलता है, पता चलता है। ठीक है, अभी जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई थी, इसके माध्यम से संघर्ष की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म जो है वो मिल चुका था। अब देखो आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर थोड़ा और परिवर्तन आ जाता है। अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का गठन होता है। अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी। ठीक है, इसका तुमको पढ़ना है, बुक से पढ़ोगे बहुत अच्छे से। आपको एक बार आपने इसका रिवाइज मार लिया तो चुटकियों में आपका क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का क्या होता है, गठन होता है। नवंबर 1925 में बंगाल में मजदूर किसान पार्टी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, 1925 में बंगाल में मजदूर किसान पार्टी की क्या की गई, स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, बंगाल में की गई थी। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या होता है, ये स्थापना कर दी गई और कई सारे लोग इसमें आके जुड़ जाते हैं, लेकिन बाद में 1928 में इसको अलग रूप दे दिया गया, अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी। ठीक है, ये जो नाम है ना, अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी, इसको 1928 में नाम दिया गया। कब नाम दिया गया, 1928 में इसको नाम दिया जाता है। अब देखिए 1927 से लेके 1928 के मध्य में कम से कम नहीं तो लाखों लोगों ने 1927 से 1928 के मध्य में लाखों लोगों ने हड़तालें की, और हड़तालों की एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई। एक अनुमान के मुताबिक 3 करोड़ दिन का जो कामकाज है वो क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। यानी कि इतने लोगों ने काम नहीं किया था, इतने दिन का काम नहीं हुआ था। ठीक है, 3 करोड़ दिन का कार्य प्रभावित हुआ। तो आप लोग सोच सकते हो कि 3 करोड़ दिन का जो काम होता वो नहीं हो पाया था उस समय। तो ये एक जो विराट रूप है वो क्या किया, धारण कर लिया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और घटना होती है, उसको मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है,
मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, ठीक है। तो मेरठ के षड्यंत्र केस जो है वो इसी समय घटित होता है जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी कहाँ चले जाते हैं, जेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसके किसके विरोध में एक अध्यादेश जो है वो गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था, ठीक है। औद्योगिक झगड़ों का कानून जिसको बोलते हैं ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। कौन सा? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। औद्योगिक झगड़ों का कानून, औद्योगिक झगड़ों का कानून जो है वो लाया जाता है। और इसका जो काम था वो ये था कि जो मजदूर वर्ग है और जो मालिक है इसके बीच में क्या करा दिया जाए, समझौता करा दिया जाए, ठीक है। मार्च 1929 में भारत में जितने भी मजदूर आंदोलन के नेता थे उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उनको मेरठ के पास के औद्योगिक केंद्रों पर लाया गया, औद्योगिक केंद्रों पर लाया गया। जो बड़े बड़े नेता थे उनको क्या किया, अरेस्ट कर लिया गया और मेरठ के पास जो औद्योगिक केंद्र थे वहां पे उनको लाया गया। शुरू में 31 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, बाद में लेस्टर एक अंग्रेज था, लेस्टर हचिंसन, ठीक है। तो लेस्टर हचिंसन नाम का अंग्रेज था, ये भी इसमें आरोपी पाया गया। तो फिर क्या हुआ, ये 32वां अभियुक्त था और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इन लोगों ने क्या रचा था, एक षड्यंत्र रचा था। षड्यंत्र ये था कि सत्ता का क्या कर देंगे, सत्ता का तख्ता पलट करेंगे, ठीक है। सत्ता को पलटने का षड्यंत्र, सत्ता को पलटने का षड्यंत्र जो है वो रचा गया था। और जब ये षड्यंत्र रचा गया तो इसी षड्यंत्र को किस नाम से जाना गया, मेरठ षड्यंत्र केस। क्योंकि वो जितने भी नेता थे 31 नेता प्लस एक अंग्रेज था जो 32वां अभियुक्त बना था, वो सब मिलके सरकार के खिलाफ क्या रच रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए इसको मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से इस पूरे कांड को जाना गया था। बात समझ में आई। बाद में इनको काले पानी की सजा जो है वो विभिन्न प्रकार की सजाएं प्रदान की गई, दी गई और बहुत नेता इसमें शामिल हो गए। इसके बाद ट्रेड यूनियन में क्या पड़ गई, दरार पड़ गई। क्यों पड़ गई? क्योंकि जो उदारवादी थे और उग्रवादी थे उनके काम करने का तरीका एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहा था। उदारवादी शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे, उग्रवादी जो है वो हिंसक तरीके से कार्य करना चाहते थे। इसलिए इनमें क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन में दरार, मैंने आपको बता दिया कारण जो था वो उदारवादी और उग्रवादी थे, उदारवादी और उग्रवादी, ठीक है। उदारवादी मैंने आपको बताया था कि उदारवादी जो थे वो क्या थे, बिल्कुल उदार प्रवृत्ति के थे और उग्रवादी जो थे वो बिल्कुल हिंसात्मक तरीके से कार्य जो है वो करना चाहते थे। इसलिए इसमें क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। और 1931 के अधिवेशन में वो सूरत वाला काम नहीं चल रहा 1907, ये चल रहा है 1931, ठीक है। 1931 के अधिवेशन में, ठीक है, ये जो मामला है वो निकल के स्पष्ट रूप से सामने आता है 1931 में, ठीक है। और साम्यवादियों ने क्या किया
इससे अलग हो गए और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की क्या कर दी, स्थापना कर दी। रेड ट्रेड यूनियन की स्थापना, ठीक है। रेड ट्रेड यूनियन की क्या कर दी, स्थापना कर दी जाती है। कब? 1931 के अधिवेशन के बाद उदारवादी और उग्रवादियों का जो मतभेद उभर के सामने आया था। तो याद रखना, कांग्रेस का अधिवेशन 1907 हुआ था, वहाँ पर वैचारिक मतभेद था, लेकिन यहाँ पर जो मजदूरों के पक्ष के न्याय को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके बाद ट्रेड यूनियन, रेड ट्रेड यूनियन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में 1935 में दोनों फिर वापस मिल जाते हैं, दोनों वापस मिल जाते हैं, ठीक है। कब? 1935 में। चलिए, तो ये आपको समझ में आया ना। अब देखो किसान आंदोलन, ठीक है। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन में क्या होता है, भारत में जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब से क्या हो रहा था, किसानों का शोषण हो रहा था, किसानों का शोषण हो रहा था। और इसी शोषण के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। अब विद्रोह ऐसे तो हो नहीं सकता, उसके लिए एक संगठनात्मक रूप देना आवश्यक था, एक बिल्कुल सटीक नेतृत्व देना आवश्यक था। और इसी के लिए किसानों के द्वारा क्या किया गया, विद्रोह किया गया, क्योंकि इनके ऊपर जो टैक्स लगाए गए, जो राजस्व में वृद्धि की गई, वो बहुत ज़्यादा हो गई और जो किसान वर्ग है वो इसको भरने में क्या था, असमर्थ था, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, हंगामा कर दिया, आंदोलन कर दिया। और इसके बाद जो किसान आंदोलन है वो भी क्या हुआ, उसने सोचा कि जब मजदूर आंदोलन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इन्होंने भी मजदूरों के साथ अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। अपनी आवाज़ उठाना क्या किया, शुरू कर दिया। इसीलिए इस आंदोलन को मजदूर किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो कारण क्या थे, वो था टैक्स और राजस्व में वृद्धि करना अंग्रेजों के द्वारा। क्योंकि जब से अंग्रेज भारत में आए थे तब से इन्होंने किसानों की जो हालत है वो क्या कर रखी थी, खराब कर रखी थी। और इन्होंने टैक्स को अनिवार्य कर दिया कि भाई आपको देना है, अगर आप नहीं दे पाते तो आपकी जो ज़मीन है वो क्या है, छीन ली जाएगी, उसको नीलाम कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो इनकी व्यवस्था थी उनमें भी ये लगातार परिवर्तन करते रहे। जैसे पहले ये क्या लेके आए, रैयतवाड़ी, ठीक है, महलवाड़ी, ऐसे करके स्थायी बंदोबस्त लेके आए, स्थायी बंदोबस्त। तो ये व्यवस्था भी ये किसानों में रुचिकर नहीं हो पाई, क्योंकि इनमें लगातार परिवर्तन और कठिन और हार्ड इनके टैक्स जो थे वो बढ़ते हुए जा रहे थे। इसलिए किसान आंदोलन उभर कर सामने आ जाता है, ठीक है। इससे आगे की जो आंदोलन है उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।